हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 29। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के स्वरूप और सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के विकास के लिए किए गए प्रयासों की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं के प्रगति के बारे में चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट। यह आपके 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन जिसका बीजारोपण 19वीं सदी के अंत में हो गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का जो प्रारंभिक वर्ष है वो 20वीं शताब्दी है और अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था 19वीं शताब्दी में ही। ये राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। बंगाल के विभाजन ने राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग को गति प्रदान की। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो बंगाल के विभाजन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा की जो मांग थी उसमें और गति प्रदान की गई। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन की गति तीव्र होती गई वैसे वैसे शिक्षा के राष्ट्रीयकरण व स्वदेशीकरण की मांग भी बढ़ती गई। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ते गए उसी को फॉलो करते हुए ही शिक्षा के राष्ट्रीयकरण और स्वदेशीकरण की भी मांग बढ़ती गई और भारतीय शिक्षा के अंग्रेजीकरण के विरुद्ध भारत के देश प्रेमियों की आवाज़ हर जगह पहुँचने लगी। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो जो अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था थी कहीं ना कहीं भारतीयों के अंदर अपने लिए या अपने देश के लिए लड़ने का जो जज्बा था वो पैदा हो चुका था। कहीं ना कहीं उनके अंदर अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, एक स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके अंदर वो जागृति आ चुकी थी जिसके माध्यम से वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। तो भारतीय शिक्षा के अंग्रेजीकरण के विरुद्ध की मांग बढ़ती गई और भारतीय शिक्षा के अंग्रेजीकरण के विरुद्ध भारत के देश प्रेमियों की आवाज़ हर जगह पहुंचने लगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अंग्रेज अपनी अंग्रेजी भाषा को पॉपुलर बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को व्यवस्था को भारत में जिस तरह से उन्होंने लागू किया तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का अब धीरे धीरे विरोध होने लगा था। अंग्रेजी द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की संकुचित कर और शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, धार्मिक विकास हटाकर मात्र लिपिक वर्ग को तैयार करना कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें जो उस समय शिक्षा का उद्देश्य जो हमारे देश की परंपरा रही है कि शिक्षा का जो उद्देश्य होगा वो एक तरह से सांस्कृतिक, शारीरिक, धार्मिक विकास और सामाजिक विकास से होता था। वो कहीं ना कहीं उस समय जो शिक्षा का उद्देश्य हो गया वो था कि भारत में मात्र लिपिक वर्ग को तैयार करना, ऐसे लोगों को तैयार करना जो अंग्रेजों के लिए ऐसे कर्मचारी वर्ग का निर्माण करें कि जो उन्हें उनकी जो उस समय की नीतियां थी उसमें सहयोग कर सके, उनकी जो उस समय की शासन व्यवस्था थी उसमें सहयोग कर सके। तो इस संकीर्णता की तरफ भारतीय नेताओं व समाज सुधारकों ने ध्यान देते हुए समाज में भारतीयता और राष्ट्रीयता का, धार्मिकता का भाव लाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो जितने भी उस समय के नेता, समाज सुधारक रहे हैं उन सभी लोगों ने समाज में भारतीयता लाने के लिए और राष्ट्रीयता लाने के लिए, धार्मिकता लाने के लिए, ये सारे भाव लोगों के अंदर लाने के लिए प्रयास किया। और श्रीमती एनी बेसेंट ने भारतीय शिक्षा के अंग्रेजीकरण की निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्रीय चरित्र को अधिक शीघ्रता और अधिक निश्चित रूप में निर्बल बनाने के लिए इससे अधिक उत्तर उपाय और कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, एक तरह से वो कह रही थी कि राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय एक रूपता लाने के लिए इससे अच्छा उपाय कुछ नहीं हो सकता। क्यों? राष्ट्रीय आंदोलन, लोगों के अंदर वो जागरूकता पैदा करना कि अपना और अपने देश के स्वाभिमान की रक्षा कर पाएं। तो इसके लिए
बालकों की शिक्षा पर विदेशी प्रभावों और विदेशी आदर्शों का जो प्रभुत्व था उसको एक तरह से हटाना था। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप, सिद्धांत या विशेषताएं। भारतीय शिक्षाविदों ने जिस राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की उनके प्रमुख स्वरूप, सिद्धांत या विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1 है भारतीय नियंत्रण। भारतीय शिक्षाविदों ने जिस राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की थी उसमें भारतीय शिक्षा को विदेशियों के नियंत्रण से मुक्त कराना था। दोस्तों अब धीरे धीरे देशवासियों को ये समझ आने लगा था कि किस तरह से हम अपने देश को आज़ाद कराएं, किस तरह से हम लोगों का जो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजी कंपनी है, उसका बहिष्कार करें, जिसकी वजह से हमें उनके जो भी नियंत्रण है उनसे मुक्ति मिलेगी। और उनका कहना था कि भारतीय शिक्षा पर भारतीयों का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय लोग हैं तो भारतीयों की शिक्षा पर भारतीयों का ही नियंत्रण होना चाहिए, ना कि विदेशियों का। इसके पूर्व भारतीय शिक्षा ब्रिटिश नौकरशाही के हाथ में कठपुतली बनी हुई थी। तो दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं जो भारतीय शिक्षा थी, चूँकि भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो वो इस तरह से जो इंग्लैंड के संसद से जो भी शिक्षा से संबंधित नियम थे, जो भी शिक्षा से संबंधित सुझाव थे, अलग अलग कानूनों के माध्यम से, अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से भारत में लागू हुए और लोगों ने अपने अंग्रेजी शिक्षा का जो सुझाव दिया वो एक तरह से भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के हाथ में कठपुतली बनी हुई थी जो भारत की शिक्षा थी। तो इस संबंध में श्रीमती एनी बेसेंट के विचार उल्लेखनीय कि उनका कथन है कि भारतीय शिक्षा पर भारतीयों का नियंत्रण हो, उनकी रूपरेखा भारतीयों द्वारा निर्धारित हो तथा उनका नियंत्रण भी भारतीयों के हाथ में हो। और यह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो भारतीय धार्मिक भावना से परिपूर्ण हो और सांप्रदायिकता से पृथक रहे और छात्रों के सामने भक्ति, ज्ञान और नैतिकता के भारतीय आदर्शों को उपस्थित करे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो जो भारत की अपनी एक परंपरा रही है, जो अपनी एक संस्कृति रही है, शिक्षा के माध्यम से जो अभी तक जीवित थी, उसको अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको समाप्त कर दिया था। तो इन सब चीज़ों को पुनर्जीवित करने का कार्य इस आंदोलन के माध्यम से किया जा रहा था कि जिससे जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा है उसका विनाश हो और उसकी जगह पे जो पुरानी सभ्यता थी, पुरानी संस्कृति, पुरानी परंपराएं थी, पुरानी शिक्षण विधियां थी, वो फिर से भारत की जो आत्मा है एक तरह से उसको फिर से लाया जाए। और उसको लाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन किए गए। और जो भारत की एक तरह से कह सकते हैं जो भक्ति, ज्ञान और नैतिकता की भावना थी भारत की शिक्षा में, वो फिर से भारतीय आदर्शों को उपस्थित करते हुए लाया जाए। तो नंबर हम देखते हैं यहाँ पर नंबर 2 है स्वदेश प्रेम की शिक्षा। तो दोस्तों स्वदेश प्रेम की शिक्षा के विषय में यहाँ पर हम देखते हैं कि शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो छात्रों में देशभक्ति और स्वदेश प्रेम की, यहाँ पर हम देखते हैं, भावना का विकास करे। तो दोस्तों यहाँ पर स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करने के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जो भारत में इन सब चीज़ों का विकास करे। और साथ ही श्रीमती एनी बेसेंट ने इस संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा स्वाभिमान तथा महान देशभक्ति के वातावरण में प्रदान की जानी चाहिए और यह वातावरण भारतीय साहित्य, भारतीय विज्ञान, कला और राजनीति, युद्ध, उपनिवेशीकरण और उत्पादन, उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों के अध्ययन द्वारा मृदुल, नवीन तथा स्फूर्तिदायक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों उनका क्या कहना था कि जो भी भारतीय एक तरह से हम कह सकते हैं स्वाभिमान और देशभक्ति के वातावरण में भारत की शिक्षा होनी चाहिए और उनका जो अपना इतिहास है, उनकी जो विज्ञान, कला, राजनीति, युद्ध है और साथ ही उपनिवेशीकरण है और उत्पादन, उद्योग, व्यापार, ये जो क्षेत्र हैं, जो उनकी अपनी उपलब्धियां हैं, उनके अध्ययन द्वारा ही मृदुल, नवीन और स्फूर्तिदायक शिक्षा बनाई जानी चाहिए, ना कि एक तरह से जो अंग्रेज हैं उनकी अपनी शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू हो। तो इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते हुए भारत की जो अपनी परंपरागत शिक्षा थी उसको लाने का प्रयास किया इस आंदोलनों के माध्यम से। अब हम देखते हैं शिक्षा का आदर्श। जिस तरह शिक्षा का इस तरह से
यहाँ पर देखिए तो हम इनका जो शिक्षा का आदर्श है, शिक्षा इस तरह से प्रदान की जाए कि वह छात्रों के समक्ष पाश्चात्य शिक्षा के बजाय भारतीय शिक्षा के आदर्श को प्रस्तुत करे। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा का जो आदर्श था वो इस तरह का होना चाहिए कि जो पाश्चात्य शिक्षा उसको नकारा जाए और भारतीय शिक्षा, जो भी भारतीय परंपराएं रही हैं उसको अपनाया जाए, और शिक्षा के जो आदर्श रहे हैं भारत के उनको अपनाया जाए। और राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्श को स्पष्ट करते हुए श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि भारतीय शिक्षा को भक्ति, ज्ञान और नैतिकता के भारतीय आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए और उनमें भारतीय धार्मिक भावना का समावेश भी होना चाहिए। इस संबंध में वे आगे कहती हैं कि ब्रिटिश आदर्श ब्रिटेन के लिए अच्छा है, किंतु भारतीय आदर्श ही भारत के लिए अच्छे होंगे। तो भारतीय राष्ट्रीयता से अधिक श्रेष्ठ एवं अधिक उत्तम राष्ट्रीयता का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि उनका कहना था कि जो ब्रिटिश के आदर्श हैं, ब्रिटिश के जो भी अपने साहित्य और शिक्षा, वो सारी चीज़ें वहाँ ब्रिटिश के लिए सही रहेंगी, ना कि भारत के लिए। भारत के लिए भारत की अपनी शिक्षा व्यवस्था, भारत के अपने आदर्श ही भारत के लिए अच्छे होंगे। साथ ही जो भारतीय राष्ट्रीयता से अधिक श्रेष्ठ एवं अधिक उत्तम राष्ट्रीयता का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है। तो उनका ये सारा स्टेटमेंट था। अब हम देखते हैं नंबर 4, ब्रिटिश आदर्शों की समाप्ति। ब्रिटिश शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा भारतवासियों के सामने ब्रिटिश आदर्शों को प्रस्तुत करती है जो उनके लिए कदापि हितकारी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, हम भारतवासी हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और हमारे जो शिक्षा के माध्यम रहे हैं वो एक तरह से अंग्रेज़ों से काफ़ी डिफरेंट थे। तो इस वजह से भारतीयों को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, जो चीज़ें उन्हें अपने भारतीय संस्कृति में जो आदर्श, जो मूल्य, जो नैतिकता दिखाई दे रही थी। तो ये सारी चीज़ें भारतीयों के लिए हितकर थी, ना कि यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के लिए हितकर थी। तो ब्रिटिश शिक्षा को भारतीयों के लिए अनुपयुक्त और अहितकर बताते हुए एनी बेसेंट ने कहा कि भारतीय यहाँ पर ब्रिटिश आदर्श ब्रिटेन के लिए अच्छे हैं, किंतु भारत के लिए भारत के आदर्श ही अच्छे हैं। अब हम देखें नंबर 5 है पाश्चात्य शिक्षा पर बल। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के नेताओं ने यह अनुभव किया कि यदि भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति लानी है तो पाश्चात्य शिक्षा पर बल देना होगा। इसलिए उन्होंने भारतीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान को सम्मिलित करना आवश्यक समझा। इस संबंध में लाला लाजपत राय का कहना था कि यूरोपीय भाषाओं, साहित्य एवं विद्वानों को भारत में प्रोत्साहन न देना मूर्खता व पागलपन होगा। अभी हमें उनके यथेष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें पाश्चात्य शिक्षा पर बल देने की भी बात राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के कुछ नेताओं के माध्यम से हुई। तो इसमें हम देखें लाला लाजपत राय का कहना था कि यूरोपीय भाषाओं, साहित्य एवं विद्वानों को भारत में प्रोत्साहन न देना मूर्खता व पागलपन होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा लोगों के माध्यम से या जो हमारे नेता रहे हैं उनके माध्यम से भारतीय, यहाँ पर हम देखें पाश्चात्य शिक्षा पर बल देने की भी बात कही गई कि उनके माध्यम से जो हमारी आर्थिक, राजनीतिक प्रगति है वो सुदृढ़ होगी। अब हम देखते हैं नंबर 5 हो चुका आपका। नंबर 6 देखते हैं भारतीय भाषाओं पर बल। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा में भारतीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल कर उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। भारतीय भाषाओं को इस शिक्षा का माध्यम बनाते हुए पाठ्यक्रम में अंग्रेजी के महत्व को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें भारतीय भाषाओं पर बल देने की बात कही गई। क्यों? इन राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के माध्यम से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी भाषा, उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करना छात्रों के लिए आसान भी था और साथ ही एक तरह से जो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी, एक तरह से हम कह सकते हैं उनके जो अपने रहन सहन और खान पान हर चीज़ें हम सीख रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृति के लिए एक तरह से अभिशाप था। तो इस वजह से भी हमें अपनी भारतीय भाषा को अपने
एक पाठ्यक्रम में रखना और साथ ही अपनी शिक्षा व्यवस्था में रखना आवश्यक था। तो भारतीय भाषाओं पर इसलिए लोगों ने बल दिया, इससे राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से। तो आगे हम देखते हैं नंबर 7, व्यावसायिक शिक्षा पर बल। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के नेताओं ने व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया, इससे देश की आर्थिक समस्या का भी, भारतीयों की निर्धनता का भी समाधान हो सकता था। तो इस संबंध में लाला लाजपत राय ने कहा था कि भारतीय निर्धनता जीवन का एक बहुत ही दुखद तथ्य है। उनका मुख्य कारण शिक्षा के साधन का अभाव होना है। ऐसी स्थिति में लोक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य भारत के नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारी जो एक तरह से आर्थिक शक्ति थी वो एक तरह से कमज़ोर थी, क्योंकि हमारी जो आय का साधन था वो कृषि था और कृषि से कुछ भी मुनाफा नहीं होने की वजह से, तो इस वजह से व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। लोगों के लिए उचित व्यवसाय का प्रबंध करना, व्यवसाय के लिए शिक्षा देना, तो जिससे कि जो भारतीय निर्धनता थी, जो उनका जो जीवन जो दुखद पूर्ण था, उसका निवारण होता। और उनका जो मुख्य कारण था शिक्षा के साधन का अभाव होना भी था। जो लोगों के अंदर शिक्षा का अभाव होने के कारण, जागरूकता ना होने के कारण ही लोगों में व्यावसायिक शिक्षा का भी अभाव था। तो एक तरह से व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया जाना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। अब हम देखें अंग्रेजी प्रभुत्व का अंत। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के नेताओं ने इस बात की घोषणा, यहाँ पर हम देखें यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 9 था कि अंग्रेजी प्रभुत्व का अंत। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के नेताओं ने इस बात की घोषणा की कि राष्ट्रीय शिक्षा योजना में अंग्रेजी भाषा को समाप्त कर दिया जाए। अंग्रेजी को ना तो मुख्य विषय के रूप में स्वीकार किया जाए और ना ही माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए। इस संबंध में महात्मा गांधी के विचार उल्लेखनीय हैं। उनके अनुसार तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उसके जो नेता हुए वो अपने विचारों के माध्यम से जो अंग्रेजी प्रभुत्व था उसका अंत करना चाहते, क्योंकि ये अपनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से देश में धीरे धीरे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने विचारों को अपनी शिक्षा के माध्यम से हम पर थोप रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रभुत्व था उसका अंत करने के लिए ही इस राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में बात कही गई। तो इसमें इन्होंने यहाँ पर हम देखें गांधी जी के विचार उल्लेखनीय है कि उनके अनुसार हमारे बालक यह सोचते हैं कि बिना अंग्रेजी का माध्यम से नौकरी नहीं प्राप्त की जा सकती। बालिकाओं को अंग्रेजी का अध्ययन विवाह करने के लिए प्रमाण पत्र के रूप में कराया जाता है। समाज में अंग्रेजी का धुन लग गया है और मेरे विचार में ये सब हमारी दास्ता एवं पतन के प्रतीक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखिए गांधी जी का विचार था कि अंग्रेजी का जो माध्यम है एक तरह से नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया। जो हमारे बालकों के मन में ये सारे विचार हैं और जो बालिकाएं हैं उनको अंग्रेजी का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें विवाह करने के लिए एक प्रमाण पत्र के रूप में ये दिखाना होता है कि उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। और समाज में अंग्रेजी का जो धुन लग गया है और वो उनके विचार से ये था कि ये सब हमारा जो देश है एक तरह से दास्ता और पतन का प्रतीक, हमारे देश के लिए पतन का प्रतीक साबित हो रहा है कि इस तरह से हम एक अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक कठपुतली के रूप में, उनके हाथों की कठपुतली के रूप में रह जाएंगे। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की प्रगति। 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन से संपूर्ण देश में असंतोष की लहर पैदा हो गई। जो छात्र अध्ययनरत थे वे भी इस आंदोलन में कूद पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो चूंकि बंगाल एक बहुत ही विशाल राज्य था, उन लोगों के शासन के लिए बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सब ज़्यादा समृद्धि थी एक तरह से हम कह सकते हैं। तो उसके विभाजन से लोगों को बहुत धक्का लगा कि ये हमारे देश में आकर हम पर ही शासन कर रहे हैं और हमारे ही देश में जो राज्य उनका बंटवारा कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक जागृति पैदा हुई अपने देश को सुरक्षित करने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की जो शासन व्यवस्था थी उसको
सुरक्षित रखने के लिए। तो यहाँ पर हम देखें तो जो भी छात्र अध्ययनरत थे वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े और भारतीयों और अध्ययनरत छात्रों ने अपने असंतोष को अभिव्यक्त करने के लिए सभाएं की और जगह जगह पर जुलूस भी निकाला। इससे तत्कालिक गवर्नर एवं वायसराय ने खुद होकर आंदोलनकारियों का दमन करना प्रारंभ कर दिया, छात्रों को राजनीति से पृथक करने की आज्ञा दी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको ये सख्त हिदायत दी गई कि वो राजनीति से दूर रहें और उसने आज्ञा दी कि जो छात्र आंदोलन में भाग ले रहे हैं उन्हें शिक्षण संस्थाओं से निकाल दिया जाएगा। तो जिसके फलस्वरूप आंदोलनकारी छात्रों ने स्वयं ही शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया। अब राष्ट्रीय शैक्षिक आंदोलन के नेताओं के समक्ष इन छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित हुआ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो आकर हमारे ही देश में शासन कर रहे थे, हमारे देश में ही विभाजन का कार्य कर रहे थे। तो जिससे जो छात्र थे वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए और कहीं ना कहीं इससे जो अंग्रेजी व्यवस्था थी, शासन था, तो वो क्रुद्ध हुआ और उसने उन छात्रों को जो कि आंदोलन कर रहे थे उनको उस विद्यालय शिक्षण संस्थाओं से निकाल दिया। तो इससे जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे वो लोग बहुत दुखी हुए और साथ ही उन्होंने ये सोचा कि जो छात्र आंदोलन में हमारे साथ हैं उनके भविष्य का क्या होगा, उनकी जो शिक्षा उसका क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न था उस समय। तो इस कार्य के लिए पहला कदम बंगाल में उठाया गया। वहाँ गुलदास बनर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया। समिति ने राष्ट्र की शिक्षा के लिए विशद योजना तैयार की। समिति ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में सुधार करने की दृष्टि से भारतीय शिक्षा की एक विस्तृत योजना तैयार की, जिसको क्रियान्वित रूप देने के लिए पश्चिम बंगाल में 11 तथा पूर्वी बंगाल में 40 हाई स्कूल स्थापित किए गए। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो अपनी संस्कृति थी उसको बचाने के लिए, हमारी जो अपनी शिक्षा व्यवस्था थी उसको बचाने के लिए लोगों ने अपने लिए विद्यालय की स्थापना की, जिसमें मातृभाषा के माध्यम से उपयोगी शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर हमारी मातृभाषा भी सुरक्षित हो गई थी, जो एक तरह से अंग्रेजी हुकूमत के तले रौंदी जा रही थी। यहाँ पर हम देखें इसके अतिरिक्त समिति ने पूना में विद्यालय तथा कलकत्ता में राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना की। इसके अलावा समिति के निर्देश पर कलकत्ता में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं के निर्माण में गुरुदास बनर्जी, C.R. दास, यहाँ पर हम देखें रास बिहारी घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम प्रमुख हैं। तो इन सब राष्ट्रीय नेताओं ने मिलकर ही अलग अलग जगहों पर विद्यालय की स्थापना की। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक ब्रह्मचर्य आश्रम खोला, जो आगे चलकर विश्व भारती के रूप में विश्वविख्यात हुआ। और इसी समय प्राचीन वैदिक संस्कृत की शिक्षा के लिए स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्य प्रतिनिधि सभा ने वृंदावन एवं हरिद्वार में गुरुकुल स्थापित किए। सन 1906 ईस्वी में स्थापित मुस्लिम लीग की प्रेरणा से मुस्लिमों ने अपनी पृथक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। सन 1910-1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए धारा सभा के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसका प्रभाव प्राथमिक शिक्षा की प्रगति पर विशेष रूप से पड़ा। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द हो जाने के पश्चात धीरे धीरे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में शिथिलता आई और भारतीयों के कुछ दृष्टिकोणों को स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से जो हमारे नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के लिए प्रयास किया और वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। और जब बंगाल का विभाजन रद्द हुआ तो जो भी हमारे भारतीय नेताओं के द्वारा जो भी भारतीय शिक्षा के लिए दृष्टिकोण रखे गए थे उसको उन्होंने फिर से अपनी शिक्षा व्यवस्था में रखा और भारतीय नेताओं का भी ध्यान राजनीति पर अधिक केंद्रित हो गया, जिससे उन्होंने शिक्षा संबंधी विषयों में कम ध्यान दिया और सरकार के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। उसने भारतीय समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों इस आंदोलन के माध्यम से हमारी जो मातृभाषा थी वो जो समाप्ति एक तरह से होने की कगार पर थी, वो धीरे धीरे फिर से पनपने लगी। कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति थी वो जो नष्ट हो रही थी उसको भी फिर से पनपने का मौका मिला इस राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के माध्यम से। तो दोस्तों
आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही हम आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम पर आप जा करके आपके लिए सारी लिंक वहाँ पे मिल जाएगी जब भी आप बीएड क्लासेस सर्च करेंगे। और साथ ही हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपके चारों कंपलसरी पेपर के लिंक दे देते हैं। इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मेहनत जारी रखिए, और हमेशा अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और इसी तरह से खुश रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।